नमस्कार छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार प्रश्न पत्र फर्स्ट में अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, इससे पहले अपन ने लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है अपना राजनीतिक दल और दबाव समूह। यह अध्याय है राजनीतिक दल और दबाव समूह। तो आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं? तो राजनीतिक दल का अर्थ और परिभाषा: राजनीतिक दल से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कुछ समस्याओं और उनके समाधान के संबंध में एक मत हैं। उनका सामान्य उद्देश्य है तथा निश्चित कार्यक्रम है जिसके द्वारा वे जनमत को अपने पक्ष में करके शासन सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। किसको हाथ में लेना चाहते हैं? शासन सत्ता को। दल के सदस्य एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए अपनी कल्पित नीति अथवा अपने कार्यक्रम को विस्तार देने के लिए शासन यंत्र को हस्तगत करने को प्रयत्नशील रहते हैं। राजनीतिक दल के संबंधों में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न विचार व्यक्त किए, जिनमें से प्रमुख हैं गैटेल के अनुसार, गैटेल के शब्दों में, राजनीतिक दल प्राय संगठित नागरिकों का एक ऐसा समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग कर सरकार को नियंत्रित करना तथा अपनी सामान्य नीति की पूर्ति करना चाहते हैं। इसी प्रकार गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक दल की परिभाषा नागरिकों के उस संगठित समूह से की जा सकती है जिनके एक से राजनीतिक विचार हों या और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार पर नियंत्रण करना चाहते हों। इसी प्रकार लीकॉक ने कहा है कि राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों के उस संगठित समूह से होता है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। अब राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ी? बर्क ने इसमें पे कहा कि दलीय प्रणाली, इसमें दलीय प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। राजनीतिक दल वह धुरी है जिन पर लोकतंत्र के पहियों का भार होता है, जिनके बिना प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता। इसलिए प्रजातंत्रीय शासन को दलीय शासन कहा जाता है। तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता किस लिए पड़ी? प्रजातंत्र को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए। प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों द्वारा शासन कार्य किया जाता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा कर जनता को ये अवसर देते हैं कि वे अपना योग्य प्रतिनिधि चुने। तो राजनीतिक दलों के अभाव में मतदाता अपना मत बिना किसी सोच विचार के किसी भी उम्मीदवार को दे देंगे। परिणाम यह होगा कि लोग निर्वाचित होकर आएंगे, उनमें से किसी बात पर भी मैं तक के नहीं होगा। इस प्रकार देश की में अव्यवस्था छा जाएगी। तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि प्रजातंत्रीय शासन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ी। अब राजनीतिक दलों की विशेषताएं, किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए कुछ विशेषताओं की, कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार है। पहला है मूलभूत सिद्धांतों में एकता। राजनीतिक दल के समस्त सदस्यों में मूलभूत सिद्धांतों के संबंध में पूर्ण एकता होनी चाहिए। मूल प्रश्नों पर एकमतता के अभाव में उनमें परस्पर सहयोग नहीं होगा और पूरा दल कुछ ही समय बाद बिखर जाएगा। तो मूल सिद्धांतों में एकता होनी चाहिए। दूसरा, संगठन। आधारभूत प्रश्नों पर समान विचार रखने वाले व्यक्ति जब तक संगठित नहीं होते तब तक अपने राजनीतिक
दल नहीं कहा जा सकता, तब तक उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। संगठन ही वह संस्था है जो किसी दल को शक्ति प्राप्त करने योग्य बनाती है तथा दल के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखती है। दल के अपने लिखित अलिखित संविधान, कार्यालय, आय व्यय का लिखित ब्यौरा तथा पदाधिकारियों के नियमित चुनाव आदि होने चाहिए। संगठन के अभाव में राजनीतिक दल एक भीड़ मात्र है जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए संगठित राजनीतिक दलों को संगठित होना चाहिए। संवैधानिक साधनों का प्रयोग। किसी भी राजनीतिक दल को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति अथवा नीतियों की क्रियान्विति संवैधानिक साधनों के माध्यम से करनी चाहिए। मतदान और मतदान के निर्णय में उनका पूरा विश्वास होना चाहिए। उन्हें हिंसा अथवा बल आदि असंवैधानिक साधनों द्वारा सत्ता को हस्तगत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे साधनों का प्रयोग करने वाला दल उस अर्थ में राजनीतिक दल नहीं है जिस अर्थ में हम राजनीतिक दल को समझते हैं। चौथा, सत्ता प्राप्ति की इच्छा। राजनीतिक दलों का अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्ता को प्राप्त करना, अपनी नीतियों को क्रियान्वित करना होता है और सत्ता प्राप्त करना होता है। अतः उनके समस्त प्रयास सत्ता प्राप्ति के लिए ही होने चाहिए। शासन के बाहर रहकर कार्य करने वाला दल राजनीतिक दल न होकर दबाव समूह अधिक हो जाता है। और पांचवा है राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि। राजनीतिक दलों का संगठन तथा उसके कार्य सांप्रदायिक, जातीय अथवा वर्गीय आधार पर न होकर राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि से प्रेरित होने चाहिए। इस पर बर्क ने राजनीतिक दल के संबंध में यह कहा है कि मनुष्य का वह समूह जो किसी सिद्धांत विशेष आधार पर जिससे वे सब सहमत हों, अपने संयुक्त प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित हुआ हो। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? लोकतंत्रीय शासन के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। तो राजनीतिक दलों की इस आवश्यकता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में के लिए जो जाने वाले प्रमुख कार्य क्या क्या हैं वो ये हैं। अपने पक्ष में लोकमत का निर्माण करना। लॉर्ड ब्राइस ने यह कहा कि लोकमत निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य अपने सिद्धांतों के अनुसार जनता के सामने एक निश्चित दृष्टिकोण, नीति, कार्यक्रम उपस्थित करना है तथा हर संभव उपायों द्वारा जनता के में अपने विचारों का प्रचार करना है। वे सभाओं, समाचार पत्रों, प्रदर्शनों, पुस्तिकाओं आदि के द्वारा अपने विचार का प्रचार करते हैं। इन सब का उद्देश्य जनता में अपने अनुयायियों तथा समर्थकों की संख्या में वृद्धि करना है। दूसरा, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले प्रचार एवं आलोचना तथा प्रत्यालोचना से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। उन्हें समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है तथा सभी दलों की नीतियों एवं सिद्धांतों की अच्छाइयों और बुराइयों को परखने का अवसर मिलता है। इससे लोगों की राजनीतिक चेतना का प्रसार होता है। इस पर लावेल ने कहा है कि राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा है चुनावों में भाग लेना। प्रत्येक राजनीतिक दल का उद्देश्य अपना प्रभाव बढ़ाना और शासन सत्ता पर अधिकार करना होता है, जिससे वह अपने कार्यक्रमों की क्रियान्विति कर सके। इसके लिए राजनीतिक दल मतदाताओं की सूची तैयार करवाने में सहायता देते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, उनके पक्ष में प्रचार करते हैं तथा चुनाव में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। यह सब इसलिए किया जाता है कि चुनाव में उनके उम्मीदवार अधिक से अधिक संख्या में विजय प्राप्त करें और आधुनिक विशाल लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दलों के बिना चुनाव लड़ना अथवा उसमें विजय प्राप्त करना काफ़ी कठिन हो गया है। चौथा है शासन की सत्ता, शासन की बागडोर संभालना। चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लेने पर राजनीतिक दल शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को साकार रूप देने का
प्रयत्न करते हैं। संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों में सरकार का निर्माण तथा शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के आधार पर ही किया जाता है। संसदीय शासन में तो राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार का निर्माण प्राय असंभव हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्थापिका के सभी सदस्य समान रूप से अपने आप को शासन चलाने के हकदार मानते हैं। पांचवा है सरकार पर नियंत्रण रखना। यदि चुनाव में राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त न हो तो भी उसके कार्य का महत्व कम नहीं होता है, क्यों फिर भी वो विरोधी दल के रूप में उनका एक उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करें, जनता को शासन की बुराइयों से परिचित कराएं एवं जनता के कष्टों को सरकार के सामने प्रस्तुत करें तथा सरकार के निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी बनने पर नियंत्रण लगाए। उसे इस बात के लिए भी तत्पर रहना पड़ता है कि यदि सत्तारूढ़ दल किसी कारण से पद त्याग करता है तो वह स्वयं शासन प्रबंध भली प्रकार संभाल ले। छठा है सरकार के विभिन्न विभागों में सहयोग और सामंजस्य स्थापित करना। राजनीतिक दल सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, उन विभिन्न अंग हैं, उन अंगों में सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। संसदीय शासन में राजनीतिक दल ही व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के अभिन्न संबंध कायम करता है, क्योंकि दोनों सत्तारूढ़ दल का आधिपत्य होता है, दोनों में सत्तारूढ़ दल का आधिपत्य होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के कारण व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के से पृथक होते हैं। वह राजनीतिक दल ही दोनों के बीच में सहयोग स्थापित करके शासन संचालन के कार्यों को सुगम बनाते हैं। यदि राजनीतिक दल न हो तो दोनों विभागों में सदैव गतिरोध कायम रहने का भय बना रहता है। सातवां, सरकार तथा जनता के बीच संपर्क। राजनीतिक दल सरकार तथा जनता के बीच निकट का संपर्क बनाए रखते हैं। वे एक ओर तो जनता के विचारों तथा कष्टों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं तथा दूसरी ओर सरकार की नीतियों एवं कार्यों का मूल्यांकन करते हुए जनता को उनकी अच्छाइयों बुराइयों से परिचित करवाते हैं। और आठवां, पदाधिकारियों का चुनाव। राजनीतिक दल अपने पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं तथा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के लिए दल के उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं। सरकारी अधिकारियों के निर्वाचन अथवा चयन करने के राजनीतिक दलों से बड़ी सहायता मिलती है। वे अनुकूल व्यक्ति को सरकारी पद पर निर्वाचित करने में योगदान करते हैं। इस विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थायी नहीं रह सकती। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को स्पष्ट करते हुए हुबर ने लिखा है कि लोकतंत्र रूपी यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल और ईंधन के समान कार्य करते हैं। तो ये थे राजनीतिक दल की अर्थ परिभाषा, उसकी विशेषताएं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका।